दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बात एक फ़ारसी के मुहावरे से शुरू करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कुछ इस तरीके ही करता है। आप CBI कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में, उसको शहीद करने के मामले में जितने भी लोग पकड़े गए थे उन सबको उसने बेदाग बरी कर दिया। वो 1 महीने पहले की घटना है। 1 महीने तक हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोता रहा। अब अचानक जागा और एक मीटिंग हुई। इसी शुक्रवार को मीटिंग हुई उसकी, और बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो आरोपियों को बेदाग बरी करने के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर करेगी। अभी ये फैसला हुआ है। ये अनाउंसमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट आले हसन नदवी ने एक बैठक में किया। मैं चलिए हो गया, जिसमें बोर्ड की लीगल कमेटी भी मौजूद थी। इस मीटिंग में घंटों इसी बात पर डिस्कशन होता रहा कि कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मीटिंग हो रही थी कोर्ट जाने की, लेकिन उसमें डिस्कशन नहीं हुआ। आखिर में काफ़ी हील हुज्जत के बाद फैसला हुआ कि कोर्ट जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें लिया गया सबरीमाला केस को, जो केरल का सबरीमाला केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें औरतों के दर्शन पे, एक ख़ास उम्र की औरतों के दर्शन पे पाबंदी लगाई थी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा भी उसमें कूद गई थी, भाजपा भी खड़ी हो गई थी कि नहीं, इनके दर्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको डिफाई करते हुए। और हिंदू समुदाय तो था ही वहाँ के, उन्होंने बीजेपी ने इसका विरोध किया था। साथ ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के जरिए ये डील किया गया था, ये पूरा केस है। लेकिन इस आर्टिकल के तहत अगर डील होता है तो संविधान में दिए हुए रिलीजियस फ्रीडम पर आंच आती है। तो संविधान में रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, लिहाजा बाबरी मस्जिद के आरोपियों को छोड़ने के मामले में सबरीमाला केस का संज्ञान लेते हुए कोर्ट में जाना चाहिए, ये फैसला हो गया। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर धर्म के लोगों से अब बात करेगा, अल्पसंख्यक के लोगों से बात करेगा, और फिर वो उनके को भी अपने साथ लेके कोर्ट में जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि एजिटेशन खड़ा करेंगे, इसके खिलाफ क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस जिनमें बाबरी मस्जिद के आरोपी, जिनके बारे में वीडियो मौजूद थे, वीडियो के साक्ष्य मौजूद थे, उनकी अखबार की कटिंग मौजूद थे, यहाँ तक कि चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनको, इन सबूतों के बावजूद भी उनको छोड़ दिया गया। अगर ऐसे फैसले आते रहे तो भारत में के अनेकता की एकता में असर बढ़ेगा। जो यहाँ की वो एक अनेकता में एकता है। बोर्ड ने ये भी फैसला किया है कि ये कमेटी सेटअप करके जो मुसलमानों के खिलाफ गलत प्रचार होता है उसमें भी कोर्ट में जाएगी, उस पर क्लेरिफिकेशन देने का काम करेगी। वो जो भी गलत प्रचार होता है, वैसे जमातुल उलमा हिंद ने इसके ऊपर कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया है। अब ये लोग आ रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जब बना था 2070 के दशक में, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। इसलिए बना था कि मुसलमानों के कई संप्रदाय जो छोटे छोटे थे वो अलग अलग फैसले करते थे, तो लिहाजा एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया कि अब सारे फैसले यहाँ से हुआ करेंगे। लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक। इनके पास जब 3 तलाक का मसला आ रहा था तो सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद कोर्ट में 2003 में ये कहा गया कि आप कोई मॉडल निकाहनामा बना के लाइए जिससे ये भ्रम दूर हो जाए और अलग अलग इनका हो जाए और 3 तलाक का मसला हल हो जाए। नहीं लाए, समय निकल गया। इसके बाद कोर्ट से निकल के केस जब पार्लियामेंट में आया तो अब की पार्लियामेंट ने, मोदी जी की कहने वाली बात है, उन्होंने फिर कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप एक मॉडल निकाहनामा बनाइए, वो अपनी कोई राय दीजिए। कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक हुआ कि 3 तलाक के मुद्दे पर जब बहस हो रही थी तो जब बहस के दौरान मुसलमान MP एक थे जिनकी कार ट्रैफिक में फंस गई, एक साहब पहुँचे नहीं, एक साहब की तबीयत खराब हो गई, ये हालत थी।
और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो बातें देखिए कि जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, शुरू की बात में आपको बताऊं, ये 2080 और 90 के दशक की बात में बता रहा हूं, तो मीटिंग्स हुआ करती थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो मीटिंग में ईटिंग चीटिंग और मीटिंग होती थी। ईटिंग मीन्स बिरयानी की देख आ जाती थी, खाते और सो जाते थे, वो मीटिंग होती थी। तो इस तरीके से चला है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। वैसे भी देखा जाए तो मुसलमानों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें परिवारवाद बहुत चलता है। वालिद साहब होते हैं, वालिद साहब अपने साहबजादे को अपॉइंट करके जाते हैं, या फिर खानदान का सिलसिला चलता है। कई चीज़ें, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे किन की बात कर रहा हूँ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी यही ऐसा कुछ है, और इसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। 3 तलाक की जिम्मेदारी डाली गई, तो मैंने बताया किस तरीके से इन्होंने उसको डील किया। वो आज तक मॉडल निकाहनामा तैयार नहीं हुआ है। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, जगह जगह मीटिंग करते हैं, जाते हैं। जैसा कि अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है, कौम की गम में डिनर खाते हैं कौम का साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, ये कैलूला करना नहीं भूलते। यानी दोपहर का खाना खाने के बाद सोना नहीं भूलते हैं, लेकिन कौम का गम है। कैसा गम है? जहाँ परिवारवाद चल रहा है वहाँ पर अपना ही वर्चस्व, चाहे कोई बड़ी सेमिनरी हो, देवबंद से लेके नदवे तक की, वही लोग आते हैं। नया आदमी कोई पैदा ही नहीं होता है। लीडरशिप में उन्हीं के लोग आते हैं, कुछ नया पैदा ही नहीं होता है, होता नहीं कि होने नहीं देता। अब ये नया फैसला है कि हम कोर्ट में जाएंगे। कह रहे क्यों मजाक उड़ाते हो भाई कौम का? सांप निकलने के बाद आप रस्सी पीट रहे हैं, उसकी लकीर को पीटे पड़े हैं। ये अच्छा लगता है? माहौल होता है पूरी दुनिया में। बाबरी मस्जिद के बाद जो फैसला आया, कोर्ट ही कह रहा है कि मस्जिद गिराई गई, लेकिन आस्था के नाम पर हम ये ज़मीन मंदिर को देते हैं, कोई नहीं बोला। और केस कैसे लड़ा गया उसकी डिटेल बताने के ऊपर आएंगे आपको। कितने लोग जाके केस के बीच में मोहन भागवत से मिले, कितने लोग जाके मोदी जी के जो एलची होते हैं, जो उनके मामलों को निपटाते हैं, को प्रधानमंत्री तो हर किसी से मिलता नहीं है, उनसे मिले, अपने काम निकाले, अपना सब कुछ किया। लिस्ट है पूरी, फहरिस्त है, फोटो छपी हैं अखबारों में। अब बाबरी मस्जिद का दोबारा में मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग क्यों छोड़े गए, पहले क्यों नहीं लड़ा इन्होंने इसका अच्छे तरीके से केस। जब साक्ष्य मौजूद थे तो इनके वकील क्यों नहीं बोले कि साहब फलाने कमीशन के पास जाइए, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से मंगवाइए, देख लीजिए। जबकि कोर्ट कह रहा है कोई साक्षी नहीं पेश किया गया। तो फिर एक बार मजाक उड़ाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आया है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।